फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल ग्रैंड्स ऑफ स्टडी पूल में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना अपना, कल मैंने आपको अफवाहों का रूल बता दिया था। उस पर मैं और बोरबरी का जो नियम था उससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए अच्छी तरह से समझा दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो आज का अपना जो पढ़ना है ना हम लोग को, वो पढ़ना है हुंडकला, हुंड्स का प्रिंसिपल था और पाउली ने जो अपना नियम दिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, पाउली का नियम। ठीक है, ये दोनों चीज पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। कल मैंने आपको बताया था जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट, कक्षा या कक्ष, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, सेल, सेल, ठीक है, या सेल भी बोलते हैं। सेल को क्या बोलते हैं, कोष, ठीक है ना, कोष। एनर्जी लेवल भी बोलते हैं उसको। मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या होते हैं इसमें, के एल एम एन ओ, इतना चीज आपको क्लियर होगा, है ना, मैंने बताया था। ठीक है, इसके आगे भी होता है। ठीक है, इसको किससे डिनोट करना मैंने बताया था आपको, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं, है ना, इतना चीज क्लियर होगा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, इनको किसमें बांटा गया था, जो अपने निल्स बोर थे उसके बाद जो समरफील्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, उसमें क्या किया था उन्होंने, सेल को या ऑर्बिट को क्या किया था, उस कोष में बांटा था, सब सेल या सब ऑर्बिट में। ठीक है, तो इसको किसमें बांटा गया था, सब सेल में, है ना, सब सेल में। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से, है ना। इसमें मैंने क्या बताया था, के में जो होता है क्या होता है, केवल यस सब सेल होता है। इसमें क्या होता है, यस एंड पी, है ना, इसमें क्या होता है, एस पी डी। ठीक है, तो इसके लिए जो एल का मान इसमें होता है कितना होता था मैंने, 0, है ना, एल के लिए, के लिए इसकी न्यूमेरिक वैल्यू एल की कितनी होती है, 0, एल के लिए कितनी होती है, 1। ये कैपिटल एल होता है, स्मॉल एल होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। एम की वैल्यू 2 होगी, एन की 3 होगी, यानी ओ की क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, ऐसे आगे मतलब क्लियर होगा था आपको, है ना। ठीक है, फिर उसी चीज को हम यहां से कंटिन्यू करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, अब एक चीज मैंने और बताया था आपको, जो यस सब सेल होता है ना, उसमें कितना ऑर्बिटल होता है। अब सब सेल को उन्होंने क्या किया था, ऑर्बिटल में बांटा था, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसे, कक्षक। ठीक है, तो यस सबसे छोटा ऑर्बिटल होता है। मैंने एग्जांपल देखो बताया था, एक छोटा सा घर है, ठीक है, तो उसको हम अगर मान ले यस, जिसमें केवल क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना, तो इसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है। इसमें एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक तो क्लॉकवाइज, एक तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, है ना। मैं बात करूं पी की, पी सब सेल की, ठीक है, पी सब सेल की बात करूं तो इसमें कितना होता है, ऑर्बिटल 3, है ना। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। आगे बात करूं मैं डी की, डी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऑर्बिटल कितना होता है इसमें, 5। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 10, है ना। बात करें एफ की, तो एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे टोटल, 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये चीज था अपना, अभी तक तो कल का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि आपको शायद एक बार रिवीजन हो जाए, थोड़ा सा अच्छे से आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, सब सेल, है ना, यस एस पी डी एफ, है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें सबसेल में 2, इस वाले में कितने होंगे 6, क्योंकि 3 ऑर्बिटल होता है, इसमें 5 ऑर्बिटल होता तो कितने हो जाएंगे 10, इसमें 7 ऑर्बिटल होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है। आज इसी चीज पे कंटिन्यू करते हैं। हुंड ने क्या बताया था, पहले हुंड का नियम पढ़ते हैं, है ना। हुंड का प्रिंसिपल जो होता है उसको यहां से पढ़ते हैं। हुंड का नियम, हुंड का नियम। हुंड ने क्या बताया था, समान ऊर्जाओं वाली कक्षाओं में, ठीक है, वो ऑर्बिटल, ठीक है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होता है, पहले तो एक एक फील होता है, फिर एक एक फील होने के बाद आगे क्या होता है, उनका पेयरिंग होता है। तो उन्होंने क्या दिया था अपना डेफिनेशन कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उनका क्या होता है, युग्मन होता है ना। जैसे अब समान ऊर्जा वाले कक्षकों की बात करें फ्रेंड, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, है ना। ये जो अपना यस सब ऑर्बिटल होता है, यस जो सब ऑर्बिटल होता है, यस जो ऑर्बिटल होता है यस का, इसमें एक ऑर्बिटल होता है ना। पी में कितना बताया था आपको, 3, ठीक है। तो जो एक पास से ऑर्बिटल है ना, इन सब की ऊर्जाएं क्या होंगी, एनर्जी क्या होंगी, सेम होंगी, सेम एनर्जी, समान ऊर्जा, ठीक है। एक समान ऊर्जा होगा इनका, है ना, इन तीनों का, चाहे px की बात करें, py की बात करें, pz की बात करें। px इक्वल टू py इक्वल टू pz एनर्जी, है ना, ठीक है। अगर मैं d की बात करूं तो d में भी एक साथ साथ होता है ना d में, ठीक है। तो ये इन जो ऑर्बिटल है आपस में, जो 1 2 3 4 5 और 5 ऑर्बिटल है डी के, ठीक है, डी सबसेल के, उनकी एनर्जी भी क्या होगी, आपस में समान होगी। तो इस कंडीशन में, ठीक है, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, है ना, फिर आगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। ये नहीं कि पहले इसमें भर दिया फिर इसको ऐसे भर दिया, नहीं। इसमें क्या होगा, उन्होंने क्या बताया था, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फील होता है, फिर उनका क्या होता है, पेयरिंग होता है ना। तो ये चीज आपको बेहतर तरीके से एग्जांपल से मैं समझाने वाला हूं, है ना। पहले मैं आपका बेस क्लियर कर रहा था ताकि ये जो थ्योरी है इनका समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इन्होंने क्या बताया था, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है ना, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब होता है जब पहले से उन कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया हो ऑलरेडी, है ना। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, ये क्या है, नाइट्रोजन है ना। सबको पता है इलेक्ट्रॉन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, 7 एटॉमिक नंबर, परमाणु है ना, ठीक है। इसका जो ये क्या होता है, एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी बोल सकते हैं ना, वही सुनिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो मैंने आपको बोरमोरी नियम से कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए मैंने बताया था। चलिए निकालते हैं। पहले क्या होता, 2n², किसी भी कक्ष में, किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिट में, है ना, किसी भी कक्ष में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कल मैंने ये आपको बताया था, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 2, दूसरे वाले में कितना हो जाता था, बताओ, दूसरे वाले में क्या हो रहा था, 2n²। पहले में अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा 2, दूसरे के अगर 2 रखेंगे तो 8, 3 रखेंगे तो क्या होगा 18, फिर 4 रखेंगे तो 32, ठीक है। ऐसे मैंने बताया था कल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया यहाँ पे, बचा कितना इसके पास है, कितना इसके पास, किसी के पास अगर 7 सिक्के हो, ऐसे में समझा लो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ऑलरेडी मैं 2 दे दिया इसको, ठीक है, यहाँ पे दे दिया, तो पहले में 2 भर दिया, बचा कितना 5। अब दूसरा जो ऑर्बिट होता है, दूसरा जो कक्ष होता है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8, ठीक है, उससे अधिक नहीं हो सकते। तो आपका बचा ही कितना है, 2 2 4 1 5, ठीक है, 5 ही बताया ना, बचा है ना। तो मैं ऑलरेडी 5 रख सकता हूँ क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 लोगों की है, ठीक है। दूसरे वाला जो घर में बताया था ना, दूसरा वाला, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 8,
हमें चाहिए 5 तो मैं 5 लिखते हैं यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो था बोरबरी के नियम से, ठीक है, बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। ठीक है, अगर मैं इसी को अफबाउ रूल से निकालूं, ठीक है, अगर आप बाउल अच्छे से समझ जाते हो ना तो इसको उससे आराम से निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ये निकल जाएगा। तो पहले क्या होगा, पहले मैंने क्या बताया था, पहले 1s में भरता है, ठीक है, 1s में भर जाता है, फिर 2s 2p, ठीक है, ऐसे, फिर 3s 3p 3d, ऐसे मैंने बनाया था, ऐसे बनाया था ना मैंने कल, बनाया था कि नहीं बनाया था, बताओ, बनाया था। ठीक है, तो पहले किसमें भरेंगे, 1s में, 1s, ठीक है। अब इसको 1s स्क्वायर कभी नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है ना। तो s वाला जो होता है ऑर्बिटल ऑर्बिट, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, ये मैंने बताया था ना s वाले में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 रख दिया मैंने, यहां तक हुआ। ठीक है, अब कहां पे आ गया, 2 में, है ना। तो दूसरे वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8, ठीक है। तो 8 भरने के लिए पहले किस में जाएंगे, s में, तो 2s 2, है ना, ठीक है। उसके बाद किस में जाएंगे, 2p, बचा कितना अपने पास, 4, 3 बचा, है ना। ये हो गया आपका अब बाउल से, है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूं, अगर मैं इसका हूंड के नियम से अगर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्बिटल में, है ना, ऑर्बिटल में वो दिखाऊं, मैं ऑर्बिटल दिखाऊं, तो इसका ऑर्बिटल एक होगा ना, एक ऑर्बिटल बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इसका एक ऑर्बिटल बना दिया, ये क्या है, 2s का ऑर्बिटल, 2s2 का, एक 1s2 का, है ना। ठीक है, 2p2 का ऑर्बिटल बनाऊंगा तो इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, 3, है ना, px py pz, ठीक है, ये 2p3 का है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, इनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज भरेंगे, ठीक है, अपर डायरेक्शन में, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, ये हो गया 3, है ना। अगर इन केस अगर नाइट्रोजन से ज्यादा होता है इसका परमाणु क्रमांक, अगर मैं कोई और ऐसा तत्व लेता जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता, कोई एलिमेंट लेता जिसका 8 होता है, जैसे ऑक्सीजन, उसका मैं निकालता क्या होता, 1s 2 2s 2 2p 4, है ना। तो उसका मैं लास्ट वाला कैसे, इसका तो क्या रहता है ना, इसका कैसे निकालता मैं, ठीक है। पहले एक भरता इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पेयरिंग होता है, ऐसे अगर 9 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई अगर ऐसा तो लेते हैं जिसमें नियान हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे ऐसे भरता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि किसी समान ऊर्जा वाले कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तभी होना स्टार्ट होता है, शुरू होता है, जब उसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, है ना। तो इनका रूल था, बेसिक तरीके से मैं बताया हूं और बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर किया हूं। अगर आप इसको अगर शुरू से वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा, है ना। ठीक है, अब इसको अगर इस रूल से मैं लिखूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 पहले में 2, दूसरे में क्या होता है, मैक्सिमम 8 होता है, तो ये क्या है 6। ये देखो एक ही ये बता रहा है एक ही ऑर्बिट है, ये 2 मतलब क्या बता रहा है, एक ऑर्बिट है, ये 1 क्या बता रहा है, एक ऑर्बिट, है ना। तो 2 को एक पास लिखेंगे तो 2 में 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो 5 हो गए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से आपको। इसके बाद इन्होंने ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सही तरीके से लिखने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना अपना रूल दिया। पहले अफवाह ने दिया, ठीक है, फिर हुंड ने दिया, आफ्टर दैट पाउली ने अपना नियम दिया। इन्होंने दिया, ये तो हो गया ना। दूसरा अगर बात करें पाउली के नियम का, क्या पाउली का नियम, पाउली ने क्या बताया था, पाउली ने बताया था किसी परमाणु के, है ना, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। किसी इलेक्ट्रॉन के, किसी तत्व के
किसी परमाणु के एटम के किन्हीं दो से दिख नहीं रहा होगा ना, मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकती। हाँ, अब ये क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। खैर अभी मैंने आपको क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा है, ये ऑलरेडी एक क्या है, एक कंसेप्ट है ना, तो वो चीज मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि होता हालांकि क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो किसी परमाणु में एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन क्या बताया था मैंने, 14। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस क्या होता था, 1s 2 2s 2 2p क्या होता था, 3, ये बताया था ना। अब किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की, इसका मैं बनाता हूं, क्या होगा ये, है ना। तो इसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन है ना, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये पहले भर जाएगा, पहले इसमें एक भरेगा, फिर दो भरेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर इसमें तीसरा, फिर चौथा, ये कौन सा है, पांचवा इलेक्ट्रॉन है, ये छठवां इलेक्ट्रॉन है, और ये सातवां। तो इन्होंने क्या कहा था, किसी परमाणु एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। क्वांटम संख्या बाद में जानेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्वांटम संख्या निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति या पोजीशन का पता होना चाहिए, है ना। तो क्या है, ये अगर मान लो ये छठवां इलेक्ट्रॉन है, सातवां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की, तो मैं कोई भी यहां से दो इलेक्ट्रॉन लेता हूं। ठीक है, मान लो मैं छठवां और सातवां इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो इनको जो चारों क्वांटम संख्याएं होंगी ना, क्वांटम संख्या 4 होती है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, है ना। तो इनकी जो क्वांटम संख्या होंगी क्या होंगी, आपस में समान नहीं होंगी, किसी भी स्थिति में ये आपस में समान नहीं होंगी, है ना। हो सकता है 4 क्वांटम संख्या जिसमें से 2-3 चीज इसमें मिल जाए। जैसे अगर 4 क्वांटम संख्या है, ठीक है, क्वांटम संख्या में 4 कोई चीज है, ठीक है, 4 होती है, तो उसमें से 3 की वैल्यू मिल सकती है, लेकिन ये कोई क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, क्वांटम संख्या इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। तो उस चीज को मैं बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करूं 2p3 का, 2p3 का लास्ट इलेक्ट्रॉन का, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सातवां इलेक्ट्रॉन, 2p3 का। तो यहां से अगर मैं आपको पूछूं n की वैल्यू कितनी होगी, n मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब कक्षक, ऊर्जा लेवल, तो क्या होगा ये 2। बताया था ना कल, बताया था। ठीक है, अब बात करें उपकोष की, उपकोष सब ऑर्बिट या सब सेल, उसको किससे डिनोट करते हैं, l से करते हैं ना। और l की वैल्यू क्या होती है, n-1, n से 1 कम होती है। ठीक है, तो मैंने कल ये बताया था कि s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि n का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 0। तो p के लिए क्या होगा, 1, है ना, इसमें से 2 माइनस करेंगे ना। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विगंशी एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक m से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। अब मैं इसको एक चीज बताता हूं आपको, m होता क्या है। ये जो s होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, l के लिए क्या होती है, हमेशा l की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, n पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं s के लिए l की वैल्यू क्या मैंने बताया था, 0। ठीक है, p के लिए क्या बताया था, p के लिए क्या बताया था, p के लिए इसका वैल्यू 2 बताया था, है ना। p के लिए क्या बताया था, 1 बताया था, है ना। और ऑर्बिटल कितने होते हैं इसमें, 3 होते हैं ना। तो जो
एम की वैल्यू होती है ना, एम की जो वैल्यू होती है वो एल पे डिपेंड करती है। एम की वैल्यू क्या होती है? माइनस एल टू प्लस एल, है ना, ठीक है, विथ जीरो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, तो -1 से लेके +1 तक इसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? -1, 0 और 1, ठीक है। ये तो तीनों वैल्यू हो गई इसकी, किसके लिए? पी के लिए। लेकिन हमें निकालना किसका है? तीसरे इलेक्ट्रॉन का। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? ये। तो -1 इसका होगा, इसका क्या होगा? 0, इसका क्या होगा? 1। इसी के साथ अगर एस का देखें तो एस का केवल 0 होगा। पी का क्या? पी का ये बता दिया मैंने। डी का क्या होगा? अब डी का क्या होगा? डी के लिए एल का मान कितना होता है? डी के लिए एल का मान कितना होता है? 2, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -2 से +2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। वैसे अगर मैं एफ की बात करूं तो क्या हो जाएगा उसका? -3 से -2, -1, 0, +1, +2, +3, है ना। तो हमें निकालना था 7वें इलेक्ट्रॉन का, है ना, 7वें इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होगा? ये नंबर है, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बताओ? 1 हो जाएगी, +1, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं लास्ट में क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, यस, ठीक है। अगर मैं इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण का दिशा कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दिशा क्या है, ठीक है। तो ये क्या है? अपवर्ड, है ना। तो इसको क्या लेते हैं? अपवर्ड वाले को क्या लेते हैं? क्या लेते हैं बताओ? बताओ। +12, है ना। इसको -12, तो क्या होगा ये? +12, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको आगे क्वांटम नंबर बताने वाला हूं, ठीक है। और उसी तरह से अगर आप इसका निकाल लो तो क्या होगा इसका? इस वाले का n बराबर 2 होगा, ठीक है। l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू कितनी होगी बताओ? उतना ही होगा, ठीक है। m का वैल्यू कितना होगा इसमें बताओ? m की वैल्यू कितनी होगी इस वाले के लिए? 0, ठीक है। इस वाले के m की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर वो तो सेम ही रहेगा, +8, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूं, है ना, ठीक है। ठीक है, मैं आपको क्वांटम नंबर बताने वाला हूं। क्वांटम नंबर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या क्या होती है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? क्वांटम संख्या होता क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिति, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दिशा, है ना, इलेक्ट्रॉन की चक्कर की दिशा, उसकी स्थिति इत्यादि बताने के लिए जिस नंबर का हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं क्वांटम संख्या, है ना, उसे बोलते हैं क्वांटम संख्या, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है ना। पहला क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, है ना। इसको किससे डिनोट करना बताया था मैंने? स्मॉल n से, ठीक है। दूसरा क्या बताया था? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको किससे बताया था मैंने? एल से, ठीक है। थर्ड क्या बताया था? अभी बताया था, बताओ थर्ड क्या बताया था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से, ठीक है। फोर्थ क्या बताया था? स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण क्वांटम
संख्या, ठीक है, यस से डिनोट करते हैं, है ना। इतना चीज समझ में आएगा होगा। अब इसकी डिफिनेशन की बात करें, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है? वह क्वांटम संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा और उसकी पोजीशन, स्थिति, ऊर्जा मतलब n क्या बताया था मैंने, कौन सा ऑर्बिट है ना, ये अगर कोई प्रोटॉन है तो n क्या बता रहा है, तो किस ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है ना, तो वो क्या है, ऊर्जा बता रहा है ना, और स्थिति बता रहा है। तो n क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को क्या करता है, बताता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है, l, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से प्रदर्शित करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से प्रदर्शित करते हैं, है ना। जो l की वैल्यू होती है, वो क्या, किस पे निर्भर करती है, n पे, n-1, है ना। तो पहले में क्या होता था मैंने, पहले में s होता है, इसकी वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, k l m n, ठीक है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या बताया था मैंने, 1 2 3 4, ऐसा बताया था ना मैंने, ठीक है, ओके। इसके लिए l की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, n-1 करेंगे, पहला ऑर्बिटल n का मान 1 है s के लिए, है ना, तो n-1 करेंगे, 1-1 क्या होगा, 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बताया था मैंने, 0। वैसे इसका क्या होगा, n-1 करेंगे, 2 है तो क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, n-1 पे। द्विगंशी क्वांटम संख्या, है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है, बताओ, चुंबकीय क्वांटम संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को क्या बोलते हैं, बताओ। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। अब ये क्या होता है, इसकी, ये जो होता है किस पे निर्भर करता है, ये जो होता है किस पे निर्भर करता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -l से +l तक होती है, ठीक है, विथ 0, है ना। यस के लिए क्या बताया था मैंने, 0, p के लिए -1 0 +1, d के लिए -2 -1 0, है ना, 0 +1 +2, है ना। x के लिए क्या बताया था, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, ये चीज बताया था मैंने, है ना। बात करें चक्र क्वांटम संख्या की, है ना। चक्र क्वांटम संख्या क्या होता है, अगर इसमें कोई ऑर्बिटल है, क्या है, ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे, कक्षक। इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, किसका ऑर्बिटल में बनाया, बताओ, यस सबसेल का, यस सबसेल का ऑर्बिटल है ये, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, पहले इसको भरते हैं, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होता है, वो जो होता है क्या होता है, +½ इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, है ना, +½ जो दूसरा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का -1/2, ठीक है। ये है अपना चक्र क्वांटम संख्या, ठीक है। ये क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दिशा बताता है, कि इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर, जो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, जो ऑर्बिटल में मूवमेंट कर रहा है, उसका दिशा क्या है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। अगर मैं बात करूं सोडियम की, है ना, सोडियम क्या होता है, या नहीं लिखते हैं इसको, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता चाहिए, परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक में लिख दिया 11, एटॉमिक नंबर, ठीक है। परमाणु भार इसका कितना होता है, एटॉमिक मास 23, ठीक है। तो हमें इससे मतलब है, ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। उसी से किसी एलिमेंट में जितना परमाणु क्रमांक उसका होगा, उतना क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है। अगर मुझे इसका निकालना हो, बोर-बरी के नियम से क्या निकालेंगे, 2 8 1, पहले में 2
मैक्सिमम पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होते हैं तीसरे में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, है ना। ये हुआ ना, ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट हुआ ना। ठीक है, ये हो गया 2 8 1। अगर इसको मैं अफबाऊ के रूल से निकालूं, अफबाऊ के रूल से, तो क्या होगा, 1s2 2s2, ठीक है, 2p, बताओ क्या होगा। 4 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चार सिक्के, अगर मान लो 11 सिक्के अगर किसी को देना, 4 सिक्के मैं दे दिया, मेरे पास कितना बचा, 2 2 4 2 6 1 7। लेकिन पी में कितने रह सकते हैं, बताओ, पी में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, बताओ बताओ कितने रह सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 रह सकते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा, 3s1। ठीक है, ये हो गया। तो इसको मैं ऐसे यहां से लिख नहीं सकता हूं, 2, अब पी 2 वाला एक साथ रहेगा ना, तो क्या हो गया, 8 1। ठीक है, तो इससे मैं इसको क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, है ना, इससे इसको निकाल सकता हूं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके चारों क्वांटम संख्याओं की, ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, चलो इसका निकालते हैं, किसका निकालते हैं, यस का, 3s1 का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है इसका, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या करें, ज्ञात करें, है ना। अब चारों क्वांटम संख्या पूरी तरह पता चल जाएगा, हमें निकालना है n का मान, l का मान, m का मान है, s का मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब बात बहुत समस्या है यहाँ पे, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, 11वां इलेक्ट्रॉन तो अंतिम होगा, 2 2 4 4 6 10, और ये क्या है, 11वां अंतिम इलेक्ट्रॉन ही तो है। यहां से देखो, ठीक है, यस का ऑर्बिटल मैंने बनाया, फिर दूसरे वाले ऑर्बिट का जो यस ऑर्बिटल है उसका बनाया मैंने। ठीक है, फिर पी का बनाया, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डाला, 6, पहले तो एक भरेगा, ठीक है, हुंड के नियम से, फिर अगेन 6। ठीक है, ये फिल हो गया, फिर किस में जाएगा, 3s1 में। 3s1 में कितना इलेक्ट्रॉन, बस 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या है, क्लॉकवाइज है, प्लस हाफ वाला डायरेक्शन है इसका। ठीक है, तो मुझे इसका निकालना है, ये कौन सा है, 11वां इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है, 11वां इलेक्ट्रॉन, है ना। किसी का बोल सकता है, यहाँ पे किसी का भी बोल सकता है, तो मुझे किसका निकालना है, 3s1 वाला 11वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, 3s1 है ना, ये 11वां इलेक्ट्रॉन 3s1 कोष में है, 3s1 सब सेल में आया। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, 3, n की वैल्यू कितनी होगी, 3। ऑर्बिट बता रहा है, 3 तो ऑर्बिट बता रहा ना, कि जो सोडियम है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिट में, इस वाले में है। ठीक है, ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसके पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, है ना, तो टोटल कितना, 11। तो इस इलेक्ट्रॉन के हमें निकालने हैं। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1 2 3। ठीक है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे लिखा भी हुआ 3, ये n की वैल्यू है। ठीक है, तो n बराबर 3 पहला निकला। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है मुझे, l की वैल्यू। l की वैल्यू क्या होती है, हमेशा क्या, किस पे डिपेंड करती है l की वैल्यू, l की वैल्यू हमेशा क्या होती है, n - 1, है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बताओ, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू कितनी होगी, बताओ, 3 - 1 = 2, है ना। l की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2। ठीक है, अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं यम की, यम क्या होता है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, यम की। तो यम की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, -L2 + L, है ना, -L2 + L, है ना, ठीक है। यहां पे एक बार देख लो आप, L की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, N पे, ठीक है। तो S के लिए N की वैल्यू कितनी होती है, यहां बताया था ना मैंने, S के लिए L की वैल्यू, S के लिए L की वैल्यू कितनी रहती है, 0 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, S के लिए L का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 - 1 = 0, ठीक है। ये L की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अगर बात करूं मैं M की, ठीक है, तो M कितना होगा S वाला के लिए, तो -0 2 + 0, मतलब ओवरऑल कितना होगा, ये 0 होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं S की, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जो लास्ट सबसेल है, जो लास्ट सबसेल में जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, उसका चक्कर की दिशा क्या है, तो ये वाला बना रहा है ना, ये दूसरा नहीं है ना, ये नहीं है ना, ये बना रहा है, तो इसका क्या बताया था मैंने, +½ तो ये क्या हो जाएगा, +½ है ना। तो ये क्या होता है अपना क्वांटम नंबर होता है। चलो ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं आपसे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, किस चीज का परमाणु क्रमांक क्या होता है, अगला टॉपिक क्या है, ये तो पहले से बताता आ रहा हूँ, एक बार आपको बताया था क्योंकि सिलेबस में है इसलिए मैं इसको बताता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, इसे और भी चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि डेफिनेशन की परमाणु संख्या होता क्या है, तो किसी, ठीक है, किसी एटम के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है। किसी एटम मीन्स परमाणु के नाभिक में, नाभिक क्या होता था, न्यूक्लियस, ये बताया था ना मैंने, ये न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसी एटम के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर कहलाता है, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसका एक डिफिनेशन और होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित आवेशों की संख्या। अब इसमें क्या होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन से ही तो मिलकर बना होता है नाभिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिसका आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो हमें क्या करना, आवेश, तो ठीक है, तो मैं बोल दिया सीधे नाभिक का आवेश, तो नाभिक का आवेश में यही आएगा ना, ये तो है ही नहीं, इसमें आवेश तो है ही नहीं, तो उदासीन है, ये तो उदासीन है। तो ये मैं बोल सकता हूँ ना, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल आवेशों की संख्या, उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है, ठीक है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से देखना है ना, स्किप नहीं करना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आएगा न्यूमेरिकल, देख के आंसर देने वाला न्यूमेरिकल आएगा, है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक इक्वल, परमाणु क्रमांक इक्वल क्या होगा बताओ, परमाणु क्रमांक इक्वल क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, ये होता है ना, है ना। अब एक चीज और, ये जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है, इक्वल होती है।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल। किसी भी नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट भूलना नहीं है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, किसी भी नाभिक में जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूं इसको डिनोट कैसे करते हैं, है ना, तो इसके पहले मैं बार बार लिखा रहा, मैं अब सोडियम लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है, क्या था, परमाणु भार होता है, क्या होता है, प्रतीक होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वे में बता रहा हूं आपको। अगर क्या है ये एक्स कोई क्या है, तत्व है, क्या है, एलिमेंट है, कोई एटम है, तत्व है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है उसका, ये जो होता है इसको बोलते हैं जेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ए, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार, एटॉमिक मास, है ना। ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है, समझ में आया इतना। इसको एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। कई बुक में ऐसे लिखा होता है, ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कैसे भी लिख क्या सकता है, ऐसे मैं भी आपको बता रहा था, सोडियम 11, परमाणु क्रमांक क्या हो गया 11, परमाणु भार 23 होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे भी लिख देता है, कहीं पे ऐसे भी लिख दे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हर कंडीशन में, ठीक है, हर कंडीशन में जो परमाणु क्रमांक होगा क्या होगा, एलिमेंट के नीचे ही लिखा होगा, ठीक है, या है ना। तो हर कंडीशन में क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है बताओ, ये क्या है, ऐसे डायगोनली ऐसे लिख दो, या इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, है ना, या इसको एक साइड में लिख दो, तो सब बात एक ही है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम आगे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी बुक में ऐसे, किसी बुक में ऐसे, किसी बुक में ऐसे लिख सकता है ना। तो इसमें सोचने वाली कोई बात, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या बताता, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, जेड, परमाणु क्रमांक, है ना। इसको क्या बताया था मैंने, ए, एटॉमिक मास, इसको ए से डिनोट करते हैं, है ना। और ये क्या होता है अपना तत्व, एलिमेंट होता है, तत्व का प्रतीक, है ना। तो इसमें यही बताया था मैंने, जेड ए, ठीक है। इसको क्या है, परमाणु भार, तत्व का प्रतीक, ये क्या है, परमाणु क्रमांक, है ना। ये चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा ना फ्रेंड, बहुत ही बेहतर तरीके से। बस ये दोनों एग्जांपल, ये दोनों जो फार्मूला है इसको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है इसको, हर न्यूमेरिकल में आगे काम देगा आपको, ठीक है। मैं बात करूं परमाणु भार की, ठीक है, या परमाणु भार भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे किससे डिनोट करते हैं, ए से, है ना, ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल क्लियर करना चाहूंगा पहले।
अगर कोई ये तत्व है, ठीक है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, ये क्या होगा, सॉरी ये क्या है आपका परमाणु भार, ये क्या होगा परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ये क्या होगा, तत्व का प्रतीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये क्या है परमाणु क्रमांक, ये क्या है परमाणु भार। तो हमें इस पे चर्चा करने वाला है फ्रेंड, ठीक है, परमाणु भार पे या परमाणविक द्रव्यमान, एटॉमिक मास, है ना। तो बात करें एटॉमिक मास होता क्या है, ठीक है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ठीक है, क्या होगा, किसी परमाणु के, किसी एटम के नाभिक में, न्यूक्लियस में, नाभिक में उपस्थित प्रेजेंट कुल प्रोटॉन, ठीक है, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, समझ में आया, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो क्या है, कोई एक्स क्या है, कोई प्रतीक एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या है, ए है और ये सॉरी ये क्या है, ए है और ये जेड है ना। तो ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार या एटॉमिक मास, है ना, इसको क्या बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं ले लूं, ऑक्सीजन का क्या होता है परमाणु क्रमांक 8 होता है और ये क्या होता है 16, ठीक है। तो 16 क्या है इसका, 16 क्या है इसका परमाणु भार है ना, और ये क्या है परमाणु क्रमांक, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि डेफिनेशन में पता है, किसी परमाणु के एटम के नाभिक में, किसी परमाणु एटम के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। यहां से मैं अगर फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होगा, एटॉमिक मास मतलब परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये चीज हुआ, सबसे बेसिक चीज, ये भूलना नहीं है, क्या करना है, भूलना नहीं है इसको, है ना, ठीक है। इसके पहले मैंने क्या बताया था, जो प्रोटॉनों की संख्या है, इसके पहले जब मैं परमाणु क्रमांक पढ़ा था उसमें क्या बताया था, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, क्या होती है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है ना। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना उसमें क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या की जगह पे अगर मैं क्या रख दूं, एटॉमिक नंबर, क्या रख दूं, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, है ना, प्लस इसको ऐसे रख देता हूं, न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना, बराबर क्या होगा अपना परमाणविक द्रव्यमान, है ना। एक फॉर्मूला ऐसे एक और बन जाता है, क्या, अगर हमें परमाणु क्रमांक दिया हो, है ना, और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, द्रव्यमान या भार, है ना, पता हो तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इधर से इधर इसको इधर करेंगे तो क्या होगा,
न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, है ना। यहां से क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको कोशिश कर रहा हूं बताने का। आपको हर एक चीज फाइंड आउट करना है ना, हर एक चीज फाइंड आउट करना है। मैं किसकी बात करूं, मैग्नीज की, है ना, मैग्नीशियम की, सॉरी मैग्नीशियम की। है ना, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, है ना। सोडियम को दे जाता है परमाणु भाग 24। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करूं, अगर मैं पूछूं इसका परमाणु क्रमांक बताओ, क्या बताओ, परमाणु क्रमांक पहला, तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक 12। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होगा, परमाणु क्रमांक कितना होगा, 12। ठीक है, अगर मैं दूसरा पूछ रहा हूं परमाणु भार, क्या पूछ रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, परमाणु भार कितना होगा, या परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 24। ठीक है, मैं पूछूं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मैंने इसके पहले क्या बताया था आपको, जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होता है। मतलब किसी एलिमेंट में, किसी एटम में जितने परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है, उतना ही क्या होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उतना ही क्या होंगे, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा, प्रोटॉनों की संख्या सेम होगा ना। कितना आसान हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। परमाणु क्रमांक ज्ञात किया मैंने, ऐसे देखा 12, उतने इलेक्ट्रॉन हो गए, उतने ही प्रोटॉन हो गए, है ना। परमाणु भार क्या होता है, अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो, प्रोटॉनों की संख्या पता हो, परमाणु क्रमांक पता हो, है, आप पूछते परमाणु भार क्या करना है, तभी हम निकालेंगे। ठीक है, परमाणु भार अगर नहीं यहाँ पे दिया हो तभी हम मेजर कर लेता है। ठीक है, अगर मैं यहां से पूछूं, अगर यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अब मैं पूछूंगा आपसे परमाणु भार बताओ, तो परमाणु भार का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, बताओ क्या बताया था। परमाणु भार क्या होता है, किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। ये बताया था ना मैंने, बताया कि नहीं बताया था, बताओ, बताया था। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, इसमें क्या दिया, प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक 12। ठीक है, 12 हो गया। बहुत समस्या आ गया भाई, मैं न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालूंगा, आपने तो बताया नहीं। तो लास्ट में लास्ट वाला जो मैं फार्मूला बताया था, क्या बताया था, जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या होता है वो परमाणु भार, है ना, किसी चीज के परमाणु भार में से क्या करते हैं उसको, किसको, परमाणु क्रमांक को घटाने पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे अगर 24 है, इसमें से 12 घटा देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, है ना, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, है ना। यहाँ से हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, है ना। तो उस कंडीशन में हमें न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे दी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर सीधा में पता चला 24 है, तो 24 यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना। ठीक है, ये चीज हो गया। एक चीज और, अगर मैं बोलूं किसी तत्व का, है ना, कोई एलिमेंट है ना, कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है, क्या है, 13 है, और तो क्या करें, उसमें प्रोटॉनों की संख्या बताएं। परमाणु क्रमांक दे दिया ना, ये परमाणु क्रमांक दे दिया, तो प्रोटॉन संख्या कितना होगा, 13 ही होगा। अगर पूछ दे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या होगा, 13 ही होगा। इसी परमाणु क्रमांक से तो हम इलेक्ट्रॉनिक फिटनेस निकाल रहे थे, जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा, है ना। काफी बड़ा लेक्चर वैसे भी हो गया ये।
अगले टॉपिक, अगले जो लेक्चर में आपसे मिलेंगे ना, तो जो क्वांटम संख्या है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है, और जो अबाव के रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के 10 साल में पूछे होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलेंगे, है ना, और कुछ रिवीजन करेंगे इस लेसन का, ठीक है, क्योंकि ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस यहां से आने ही आने हैं, है ना, यहाँ से, इससे, और इसके आगे क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, है ना, इन दोनों को मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 1 से 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आता है, ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज देखें तो 5 क्वेश्चन दोनों लेसन मिला के आने हैं, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता तो कितना हो गया, 20 मार्क्स यहाँ से आपका फिक्स है, और आपको वही क्वेश्चन कराएंगे ना जिस टाइप का एग्जाम में आता है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज का लेक्चर बस यहीं तक रहेगा, है ना, तो प्लीज चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, है ना, और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय बाय।